कहते हैं सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा करने का जुनून हर किसी में नहीं होता। और जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनूनियत की हद पार कर दी, वो न सिर्फ सफल बनता है बल्कि इतिहास भी रचता है। और ऐसा ही इतिहास रचा रतन नवल टाटा ने। यूं तो इनकी चाहत आर्किटेक्ट बनने की थी, लेकिन जब बिजनेस की दुनिया में इन्होंने अपना कदम रखा तो हर कोई उनका मुरीद हो गया। लेकिन कैसे एक टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने वाला व्यक्ति टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बना, ये सब जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज हम बात कर रहे हैं उस बिजनेसमैन की जिसने अपनी स्किल्स और अपनी सादगी से हर किसी के दिल में जगह बनाई। इंडिया के टॉप बिजनेसमैन होने के बावजूद जमीन से जुड़े रहना इनकी सबसे बड़ी खासियत रही। डाउन टू अर्थ पर्सन माने जाने वाले रतन टाटा वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो इन्हें कम जानते हैं उनको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश की आधी से ज्यादा युवा पीढ़ी इन्हें अपना आदर्श मानती है। लेकिन ये मुकाम, ये नाम, ये शोहरत उन्हें यूं ही नहीं मिली, बल्कि ये सब पाने के लिए उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे और कई संघर्ष किए। अब हम आपको उनकी सफलता के किस्से सुनाएं, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिरकार रतन नवल टाटा हैं कौन। 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में नवल टाटा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रतन टाटा। रतन के पिता नवल टाटा टाटा ऑयल मिल में मैनेजिंग डायरेक्टर थे और मां सोनू टाटा एक हाउसवाइफ थी। कहते हैं कि रतन महज 10 से 12 साल के थे, तभी आपसी झगड़ों की वजह से इनके माता पिता ने डिवोर्स ले लिया था। रतन बचपन से ही शांत, शर्मीले और बेहद सादगी पसंद इंसान रहे। साथ ही पढ़ने में वो बहुत ही होशियार रहे। इनकी पढ़ाई मुंबई के कैंपेन और शिमला के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में हुई। अपनी आगे की स्टडीज के लिए रतन अमेरिका चले गए और वहां की राइवल डेल कंट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने बी आर्किटेक्चर की डिग्री ली। रतन शुरुआत से ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए वहीं पर पढ़ाई के दौरान रतन टाटा ने अपने खर्चों के लिए वहीं पर छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी, ताकि उन्हें अपने पिता से पैसे ना मांगने पड़े। बी आर्क की डिग्री के बाद हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने एडवांस्ड मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। दरअसल रतन टाटा आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता नवल टाटा उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। इस तरह रतन टाटा ने अपने पिता का भी मान रखा और अपनी इच्छा भी पूरी की। कुछ नया सीखने की ललक तो उनमें बचपन से ही थी और कभी वो इससे पीछे नहीं हटते। अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद रतन टाटा इंडिया लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के इरादे से जमशेदपुर मौजूद टाटा स्टील प्लांट में वो पहुंच गए और अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी। अपने एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने कहा था कि उन्हें पछतावा नहीं है कि वो आर्किटेक्ट नहीं बन पाए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि डिग्री करने के बाद भी वो अपने काम के साथ साथ अपने ड्रीम जॉब के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाए। इसके बाद साल 1971 में टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर इंचार्ज अपॉइंट किया गया। इस कंपनी को रिवाइवल की जरूरत थी और रतन टाटा ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। इस तरह रतन टाटा कंपनी को अच्छी तरह संभालने लगे थे और कंपनी के बड़े फैसलों में उन्हें शामिल किया जाने लगा। 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद को छोड़ा तो रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया। रतन टाटा ने अपनी नई पोस्ट संभाली और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए रूल्स बनाए। टाटा ग्रुप में शामिल कई कंपनियों के प्रमुख जो कई सालों से टाटा ग्रुप से जुड़े थे और अब काफी स्ट्रांग और इफेक्टिव हो गए थे, वो रतन टाटा का विरोध करने लगे थे, क्योंकि उन्हें हटाने के लिए रतन टाटा ने एक रिटायरमेंट एज तय कर दी। इस तरह इन लोगों का रतन टाटा को लेकर विरोध भी शुरू हो गया, लेकिन टाटा ने इसकी परवाह न करते हुए कई नई कंपनियों को ग्रुप के साथ जोड़ा, जिन्हें टाटा ग्रुप के ब्रांड का यूज करने के बाद फायदे को उनके साथ शेयर करना था। टाटा ने इनोवेशन को प्राइमेसी दी और यंग टैलेंट को अपने साथ जोड़ा, उन्हें जिम्मेदारियां दी, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट और बढ़ गया। इस तरह उन्होंने दिसंबर 2012 तक ग्रुप का डायरेक्शन किया। इसके बाद से वो टाटा ग्रुप के अंतिम चेयरमैन हैं। ये तो हुई कहानी रतन टाटा के टाटा ग्रुप से जुड़ने की, लेकिन रतन टाटा ने अपने स्किल से कैसे इस बिजनेस को ये मुकाम दिया, एक नजर इस पर भी डालते हैं। रतन टाटा ने बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए JRD टाटा को नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने की सलाह दी और उनसे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा, क्योंकि अब तक इस कंपनी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही बनाए जाते थे और कंपनी काफी घाटे में चल रही थी। हालांकि रतन टाटा की एडवाइस JRD टाटा को पसंद नहीं आई, लेकिन रतन टाटा ने उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए मना ही दिया। तो फिर क्या था, घाटे में चल रही कंपनी एकदम फिर से फायदे में चलने लगी। इसके बाद टाटा ने और भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, जिन प्रोजेक्ट्स के साथ उन्हें सफलता भी मिलने लगी।
हर रास्ते पर सफल होने के बाद टाटा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में सोचा और 1998 में टाटा मोटर्स की शुरुआत की। और इस कंपनी ने अपनी पहली कार इंडिका को लॉन्च किया, जिसे मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और कुछ ही सालों में कंपनी बुरी तरह से घाटे में जाने लगी। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए टाटा मोटर्स के पार्टनर्स ने उन्हें कंपनी को बेचने का आइडिया दिया। ना चाहते हुए भी टाटा ने अपनी मोटर कंपनी को बेचने के लिए हामी भर दी। और ये वही वक्त था दोस्तों जब टाटा अपने पार्टनर्स के साथ फोर्ड के हेड ऑफिस में अमेरिका में पहुंचे। यहाँ उन्होंने फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड जूनियर के साथ लगभग 3 घंटे मीटिंग की। मीटिंग के बाद बातों ही बातों में विलियम ने रतन टाटा पर ऐसा कमेंट कर दिया जो टाटा मोटर्स के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। विलियम ने कहा कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं थी तो तुमने इसे शुरू करने में इतने पैसे क्यों लगाए? हम तुम्हारी इस कंपनी को खरीद कर तुम पर एहसान ही कर रहे हैं। बस यही बात थी जो रतन टाटा के दिल में घर करने लगी, जिसके बाद वो रातों रात अपने पार्टनर्स और टीम के साथ इंडिया लौट आए। अब विलियम के उस कमेंट का जवाब देने के लिए टाटा जबरदस्त तैयारी करने लगी और जल्दी उनकी मेहनत रंग भी लाई। टाटा मोटर्स ने अब मार्केट में अपनी जगह बना ली। मोटर्स बिजनेस में टाटा का ग्राफ दिनों दिन बढ़ने लगा और इस तरह रतन टाटा ने एक और सक्सेस हासिल की। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। वो दिन ब दिन घाटे में जा रही थी। 2008 आते आते वो पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर आ गई। इस टाइम रतन टाटा ने विलियम के सामने उनकी लग्जरी सीरीज की कार्स लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने का ऑफर दिया। अब बदले में उन्हें इसके अच्छे प्राइसेस भी ऑफर किए। विलियम, जो कि इन कारों की वजह से घाटे में जा रहे थे, टाटा की डील सुनकर खुश हो गए। इस बार विलियम अपनी टीम और पार्टनर्स के साथ डील के लिए टाटा के ऑफिस पहुंचे थे और तब विलियम ने टाटा से कहा कि आपने हमारी कारों की सीरीज को खरीद कर हम पर एहसान किया है और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब फोर्ड की 2 लग्जरी कारें लैंड रोवर और जैगुआर टाटा ग्रुप का हिस्सा है, जो कार मार्केट में धूम मचा रही हैं। इस तरह अपने 21 साल के करियर में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के बिजनेस को 50 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है और दुनिया में सक्सेस की एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट की। टाटा ग्रुप भारत के बड़े ब्रांड से ग्लोबल बिजनेस में भी एंटर हुआ। इस ग्रुप का 65% रेवेन्यू लगभग 100 देशों में फैले बिजनेस से आने लगा। इस तरह पिता के सपने को पूरा करने के लिए बिजनेस की दुनिया में रतन टाटा ने बिजनेस की नई बुलंदियों को पार किया, जिसके लिए उन्हें 2 बार पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा की सफलता की वो कहानी जिसे उन्होंने अकेले ही रचा और आज दुनिया भर के यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल भी बने। अब आपको इनकी कहानी कितनी इंस्पायरिंग लगी, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।